Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Aspire Group of College Shakargarh. Today our discussion topic is ionic radii. लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस फाइंड किया था या एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कशन करेंगे आयोनिक रेडियाई पर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पीछे जो आपने एटॉमिक रेडियस में बात की तो आपने कहा था कि हमारे पास कोई दो एटम थे और उनका दरमियानी फासला हमने मेजर किया था, उसका हाफ किया था, तो वो आपके पास एटॉमिक रेडियस आया था। और आयनिक रेडियस क्या होता है कि जब आपके पास दो आयन्स हों, यानी कि आयन दो तरह के होते हैं, एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। जब उन दो केटायन या एक केटायन और एक एनायन को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि वो हमारे पास स्फेरिकल फॉर्म में होगा, तो उसका दरमियानी फासला मेजर करेंगे, बाद में उसको हाफ कर लें तो आपके पास एक आयन का जो रेडियस है वो निकल आएगा। तो हम फिर इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे कि इट इज़ द रेडियस ऑफ आयन। कब? जब हमारे पास वो आयन स्फेरिकल फॉर्म में होंगे। तो डेफिनेशन क्या हुई? द रेडियस ऑफ आयन वाई कंसीडरिंग इट अ स्फेरिकल, दैट इज़ कॉल्ड आयनिक रेडियस या आयनिक रेडियस। यानी कि इसकी अगर हम डायग्राम की मदद से इसकी डेफिनेशन समझें तो कुछ यूँ होगी कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक केटायन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और एक एनायन है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। अब इनका दरमियानी फासला, इनके रेडियस से एक लाइन खींच लें, उसका अगर आप हाफ करेंगे तो एक आयन का आपके पास आयनिक रेडियस आ जाएगा। तो फिर इसी को ही बेस बना के इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द रेडियस ऑफ आयन while considering it a spherical, that's why it is called ionic radius। और इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट इसके हैं पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर। अब आप लोगों को पता है कि जो आयन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। तो केटायन कब बनते हैं? जब कोई एलिमेंट या कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो वो केटायन में चेंज हो जाती है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। फ़र्ज़ करें अगर कोई मेटल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिपेंड कर रहा है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई पॉजिटिव आयन इज़ स्मॉलर दैन पेरेंट एटम। यानी कि अगर हम इसके साइज़ की बात करें, पॉजिटिव आयन के साइज़ की बात करें तो वो हमेशा स्मॉलर होता है दैन इट्स पेरेंट एटम। तो इसकी दो रीज़न्स हैं, दो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने कहा है कि जो पॉजिटिव आयन है इसका साइज़ स्मॉलर है दैन इट्स पेरेंट एटम। तो पहली बात या पहला जो पॉइंट है इसकी रीज़न का वो क्या है कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते हैं। यानी कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसका मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होना शुरू हो गई है, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से अब उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब। तो जितना न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो उतनी ही तेज़ी के साथ, वो उतनी ही पावर के साथ अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को मजबूती के साथ अपनी तरफ खींचेगा। तो जितनी मजबूती के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो उसका साइज़ उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से फिर जो पॉजिटिव आयन है उसका साइज़ छोटा होता जाता है। और इसकी दूसरी रीज़न ये कह लें कि इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी लॉस होने का ख़तरा है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आप उस एटम में से या एलिमेंट में से या किसी मेटल में से, क्योंकि जो केटायन बनाने की प्रॉपर्टी है ये किसकी है? ये मेटल की है। मेटल इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे
हो सकता है उसका जो वैलेंस शेल है वही ख़त्म हो जाए। तो बच्चों वैलेंस शेल में जब कमी आ जाएगी, जब वैलेंस शेल कम हो जाएंगे तो उसका साइज़ फिर भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से जो पॉजिटिव आयन होता है उसका साइज़ स्मॉलर होता है देन इट्स पेरेंट एटम। और इसकी एक बात आप ये भी कह सकते हैं कि जो आयनिक रेडियस है किसी भी केटायन का वो डिक्रीज़ होता है जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज ऑफ आयन। और अगर हम उसके साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर दें। मीन टू से दैट कि जितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते जाएंगे उसका साइज़ उतना ही छोटा हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी भी आ सकती है और न्यूक्लियर चार्ज है उसका फैक्टर भी आपने यहाँ डिस्कस करना है। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो पहले हमने बात इसमें ये की है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाते हैं, फिर हमने कहा कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी लॉस हो सकता है, लेकिन जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज, ये बात आपने पहले कर ली है। और इसकी एक वजह ये भी है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लूज़ हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसके आयनिक रेडियस की, तो फ़र्ज़ करें हमारे पास सोडियम है, ये सोडियम एटम है पहले, तो इसका अगर हम आयनिक रेडियस देखें तो वो है 186 पिकोमीटर। और अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, सोडियम एक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कैपेबिलिटी रखती है। जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब उसका साइज़ जैसे कह लें उसका आयनिक रेडियस अब पहले की निस्बत रिड्यूस हो गया है, तो वो 186 से किस में कन्वर्ट हो गया है, 95 पिकोमीटर में। यानी कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन दे देती है तो उसका जो आयनिक रेडियस है वो भी कम हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बेरिलियम की बात करें, जब वो एटम की फॉर्म में होगा तो उसका साइज़ या उसका रेडियस 90 पिकोमीटर होगा। और अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, तो जब इसका साइज़ देखेंगे तो वो हो जाएगा 31 पिकोमीटर। अब पेरेंट एटम का क्या मतलब है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पेरेंट एटम से क्या मुराद है। पेरेंट एटम का मतलब क्या है, ये जो सोडियम आयन है ना, जिसका एटॉमिक रेडियस 95 पिकोमीटर है, ये कैसे बना था, जब इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला था और जिस वजह से Na पॉजिटिव बना है उसको हम कहेंगे कि ये पेरेंट एटम है। यानी कि ये वाला जो Na है ये पेरेंट एटम है और जो इसके आगे बना है वो उसका आयन बना है। तो दोनों के जो रेडियस हैं उनमें डिफरेंस मौजूद है। तो ये तो हो गया केटायन। अब हम बात कर लेते हैं एनायन की, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एनायन बनते कब हैं, जब कोई एलिमेंट या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है ज़्यादातर। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और मोर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का गेन होना है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है और उसके ऊपर उतना ही चार्ज आ जाएगा। अगर हम बात करें क्लोराइड की तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है। यानी कि जितने कोई एलिमेंट या कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एक करेगी तो एक नेगेटिव, अगर दो करेगी तो दो नेगेटिव। अब यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेगेटिव आयन इज़ लार्जर दैन पेरेंट एटम। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर पॉजिटिव आयन के बारे में कहा था, इसी तरह अब हमने नीचे बात करनी है नेगेटिव आयन की। तो नेगेटिव आयन ऑलवेज ग्रेटर दैन पेरेंट एटम। इसकी दो रीज़न्स हैं। दो रीज़न्स क्या है इसमें, सबसे पहली रीज़न ये है कि जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाएंगे तो उसमें पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन और नए आने वाले इलेक्ट्रॉन उनके दरमियान रिपल्शन होगी, क्योंकि सेम चार्जेस होंगे। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर। जब उसमें रिपल्शन होगी तो साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, न्यूक्लियस की ग्रिप
आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर वीक होना शुरू हो जाएगी, साइज़ बढ़ाना शुरू हो जाएगा। और दूसरी वजह आप ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उस पर जो न्यूक्लियस की पुल है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं होल्ड ऑफ न्यूक्लियस इज़ डिक्रीज़, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से जो न्यूक्लियस की पुल है वो भी कम होती जाएगी। तो ये दो रीज़न्स थी जिस बिना पे हमने कहा कि जो नेगेटिव आयन है उसका साइज़ लार्जर है दैन पेरेंट एटम से। अगर हम बात करें क्लोराइड की, ये हमारे पास क्लोराइड Cl है। अगर हम इसका रेडियस देखें तो वो है 99 पिकोमीटर। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो वो हो जाएगा Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसका अगर हम रेडियस देखें तो वो है 181 पिकोमीटर है। तो दोनों सेम एलिमेंट है, लेकिन उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा यानी उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। बाद में इसका हम एटॉमिक रेडियस फाइंड करना चाहें तो वो अब पेरेंट एटम से लार्जर होगा। तो इसके अलावा अगर आप बात करें ऑक्सीजन की है तो ऑक्सीजन का पहले हम इसका एटॉमिक रेडियस देखें, आयनिक रेडियस देखें तो वो 66 पिकोमीटर है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, तो इसका साइज़ या इसका जो एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस है वो 140 पिकोमीटर हो जाएगा। तो ये आपने दो शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब हम इसका देखते हैं ट्रेंड, कि इसका ट्रेंड क्या है कि ये कब डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होती है पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रुप में कि ग्रुप में इसका ट्रेंड क्या है, तो बच्चों ग्रुप में जो आयनिक रेडियस है या आयनिक रेडियस है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे कह लें एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो उसका जो साइज़ है वो भी बढ़ता जाएगा, तो साइज़ बढ़ने से उसका आयनिक रेडियस भी इंक्रीज़ होगा, या शेल बढ़ने से उसका आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के पीरियड में तो आयनिक रेडियस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि उस वक़्त शेल तो सेम रहते हैं लेकिन उसमें जो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी, न्यूक्लियस की ग्रिप आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जल्दी से और मजबूती के साथ खींचेगा, साइज़ इसका छोटा हो जाएगा जिसकी वजह से आयनिक रेडियस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी। लास्ट में एक छोटी सी और डेफिनेशन है जिसको कहते हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या है, डायग्राम की मदद से समझते हैं कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या है। फर्ज करें हमारे पास दो आयन है, जिस तरह हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड की एग्जांपल हम ले लेते हैं KCl। अब इसमें जो K है वो पॉजिटिव है यानी कि ये केटायन है और Cl ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये एनायन है। तो अगर हम इनकी बात करें कि जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है यानी कि एक के न्यूक्लियस से यानी कि दोनों के सेंटर से एक लाइन खींच लें और इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, दोनों के सम को हम क्या कहेंगे, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। अब जो केटायन का डिस्टेंस या इसका जो रेडियस है r है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो स्मॉल r साथ पॉजिटिव के साथ जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह एनायन के रेडियस को किसके साथ जाहिर करेंगे, r नेगेटिव के साथ। तो अब इन दोनों को जमा कर लो, दोनों का सम कर लो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ r पॉजिटिव एंड r नेगेटिव इज कॉल्ड इंटर आयोनिक डिस्टेंस। और इंटर आयोनिक डिस्टेंस को जाहिर किया जाता है कैपिटल R से। तो कैपिटल R फिर किसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा R इज इक्वल टू R प्लस आर आई। अब फ़र्ज़ करें कि जो K है पोटाशियम है, अगर हम इस केटायन की रेडियस की वैल्यू देखना चाहें लिटरेचर में तो आपको वहाँ से उसकी वैल्यू मिलेगी 133 पिकोमीटर। अगर Cl की बात करें तो वो है 181। अब हम इंटर आयोनिक डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करें, दोनों को सम कर लें। दोनों को जब जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 314 पिकोमीटर। तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या है
कि किसी भी आयन्स यानी केटायन और एनायन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लो या उसको सम कर लो तो वो किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के। और कैपिटल आर क्या है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो हम आर की वैल्यू किसके बराबर आती है, आर इज इक्वल टू आर प्लस आर माइनस। तो दोनों को हम जमा करेंगे तो आपके पास वैल्यू 314 पिकोमीटर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी आयन की वैल्यू फाइंड करें, उसमें से आप एनायन ले लें यानी कि आर नेगेटिव, तो इसकी जगह चेंज कर दें या इसको इधर ले जाएं तो आपके पास आर नेगेटिव या एनायन की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम। आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी।